हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स मानव का पाचन तंत्र। तो एक मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है आज हम लोग देखेंगे। तो MP टेट वर्ग 3 के सिलेबस में साइंस में ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरा आज इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें जो मानव का पाचन तंत्र होता है उससे रिलेटेड जो ग्रंथियाँ हैं, है ना, ग्रंथियाँ जो होती है वो देखेंगे। साथ ही इन ग्रंथियों से जो एंजाइम निकल रहा है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ह्यूमन स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं खुद की बॉडी को तो हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, मुंह से शुरू हो रहा है। तो ये माउथ हो गया, यहाँ से हमारा माउथ है, यहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। ओके, एक हमने जो है जो आप बोल सकते हैं भोजन यहाँ मुंह में जाता है जैसे ही। ओके, इस तरह से मुंह में गया। ओके, और ये मुंह में क्या होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती है, लार ग्रंथियाँ होती है। सबसे पहली ग्रंथि हो गई है जो कि माउथ में प्रेजेंट होगी, और ये क्या करती है, एमाइलेज नामक एंजाइम को स्रावित करती है, एमाइलेज एंजाइम को सिक्रेट करती है, जिसके कारण जो भोजन में उपस्थित जो जटिल शर्करा होती है, जटिल शर्करा, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, सरल शर्करा में कन्वर्ट कर देंगे। और साथ ही साथ इसको जो भोजन है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, छोटी छोटी टुकड़ों में। इससे क्या होगा, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने से क्या होगा, ये जैसे ही पाचन तंत्र में अंदर जाएगा वैसे उसका पाचन जो है आसानी से हो सकेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग उसको चबाएंगे उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा नरम बनेगा वो भोज्य पदार्थ जो हम लोग खा रहे हैं ना, उसको हम लोग जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा उसमें लार मिलेगी, और उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, हमारे जो पाचन में है वो उतना ही जल्दी से जल्दी हो जाएगा उसका पाचन। ओके, तो इसलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और साथ ही सरल शर्करा में ये कन्वर्ट कर देता है ना। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखना आप कि इसमें लाल ग्रंथि होती है जिससे एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट हो रहा है आपका। अब भोजन जो है वो धीरे धीरे ईसोफेगस में आ जाता है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि लंबी नली की तरह होगा, है ना। यहाँ से नीचे नीचे जाएगा। अभी नीचे नीचे किस तरह से जा रहा है, क्या ये अपने आप जा रहा है, इस पर कौन सी गति कहेंगे इसको, ईसोफेगस में कौन सी गति हो रही है आपकी, क्रमानुकुंचन गति। ये किस प्रकार की गति है, तो ईसोफेगस जो है उसमें बार बार इस तरह से ना, जैसे जा रहा है भोजन उतरा यहाँ पर, यहाँ से फिर ऊपर से प्रेशर पड़ा, फिर नीचे गया भोजन, फिर वहाँ से ऐसे प्रेशर पड़ा, तो इस तरह से नीचे 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 जो है भोजन गति करता है। और गति करते हुए ये भोजन पहुँच जाता है किसमें, आमाशय में। ये क्या है आपका आमाशय, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। अब जैसे स्टमक में जाता है ये क्या हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा अब जैसे जाएगा भोजन इसमें। अब आमाशय में कौन से आपको ग्रंथि मिलती है, जठर ग्रंथि मिलती है। ओके, वो जठर ग्रंथि जो है वो क्या क्या सिक्रेट करेगी आपकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पेप्सिन और एक श्लेष्मा सिक्रेट करती है। यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है, भोजन जो आया है आपका भोजन, उसका माध्यम अम्लीय कर देता है, एसिडिक। इससे क्या होगा, एसिडिक करने से ये होगा, जो पेप्सिन एंजाइम है आपका पेप्सिन, वो इस पर अच्छे से अटैक कर पाएगा और अपना काम कर पाएगा, है ना। पेप्सिन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में अच्छे से वर्क करता है। और पेप्सिन क्या करता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना, ये आप याद रखिएगा। ओके, इतना हो गया। अब भोजन अम्लीय बन चुका है और धीरे 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 करके अब ये नीचे आने लगा है इस तरह से।
ओके, अम्लीय भोजन अब जब यहाँ पर आएगा तब यह किसके पास आया है, आपके यकृत के पास में ना। यकृत से पित्त रस स्त्रावित होता है, ये बात ध्यान रखना। एक ग्रंथि है यकृत, ये कौन सी है, ये वाली है। ये वाली ग्रंथि हमारी क्या कहलाएगी, लिवर यानी कि यकृत। ये हमारे स्रावित कर रहा है पित्त रस। पित्त रस अब क्या करेगा, अब ये देखो, पित्त रस जो है यहीं पर लिख देते हैं, ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। अब ऐसा क्यों किया, इसने क्षारीय क्यों बनाया, क्योंकि अब नेक्स्ट जो अग्नाशय रस होता है आपका, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलेगा, यहाँ से अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयी रस होता है वो क्या करता है, अम्लीय भोजन पर अटैक नहीं करेगा, वो किस पर कार्य करेगा, क्षारीय माध्यम वाले क्षारीय भोजन पर वर्क करता है ना। और कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम एक सिक्रेट करता है, साथ ही लाइपेज एंजाइम आपका सिक्रेट करता है। अब ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन का पाचन करना, डाइजेशन करना, और लाइपेज एंजाइम का क्या काम है, ये वसा को पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ओके, ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये वसा का पाचन करता है। अब यहाँ पर वसा और प्रोटीन का पाचन तो हो गया। अब जैसे ही ये भोजन अब क्या करता है, शुद्रांत में, अर्थात किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में, है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, एंड ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो लंबी सी होती है, ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थात आंत, है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत हो गई आपकी, है ना। और जैसे ही भोजन इन आंतों में प्रवेश करता है तो इस आंत में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, प्रोटीन्स, वसा, इन सब का पाचन हो जाएगा अब यहाँ पर। और जैसे ही इनका पाचन हो जाता है तो यहीं पर क्या होगा, भोजन का अवशोषण होना शुरू हो जाएगा। और ये भोजन अवशोषित होकर के क्या करेगा, भोजन अवशोषित होकर के जो शरीर है उसके विभिन्न भागों में चला जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि कैसे भोजन का पाचन हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा समराइज कर देते हैं चीज़ों को, कि जैसे ही भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। यहाँ पर क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभाजित कर रहे हैं और चबाते हुए क्या करते हैं, लार ग्रंथि से एमाइलेज नामक आपका एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं, जिससे जो जटिल शर्करा है वो सरल शर्करा में कन्वर्ट हो जाती है ना। और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े इसोफेगस के थ्रू, है ना, इसोफेगस के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, क्रमानुकुंचन गति करते हुए आमाशय में जा रहे हैं आपके, आमाशय में। जैसे ही आमाशय में जाते हैं वहाँ पर उपस्थित जो जठर ग्रंथि होती है उस ग्रंथि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, पेप्सिन निकलता है और श्लेष्मा निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बनाते हैं और अम्लीय भोजन पर पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करने का काम करते हैं। आ गया इतना समझ। अब आगे बढ़ो वापस से, यकृत पर आ जाओ। अब ये वाला जो अम्लीय माध्यम है भोजन का, उसको क्षारीय बनाने का काम करता है आपका पित्त रस, है ना। ये यकृत द्वारा सिक्रेट होगा और ये क्षारीय बनाने का काम करेगा, जिस पर अग्नाशय रस अब आपका वर्क करेगा। और अग्नाशय रस जैसे ही वर्क करेगा तो कौन कौन से एंजाइम, दो एंजाइम निकलेंगे इसमें से, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और लाइपेज एंजाइम जो है आपका वसा का पाचन करेगा। इतना आ गया समझ में। अब भोजन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। ओके, तो जैसे ही वो इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है यहाँ पर अब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाएगा आपका, वसा का भी पाचन हो जाएगा, प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। और यहीं पर क्या होता है, एक और चीज़ होती है, जो इंटेस्टाइन होती है इस तरह से, है ना, ये इस तरह से इंटेस्टाइन बनी हुई है आपकी। और इस इंटेस्टाइन में ऐसे कई उंगली नुमा संरचनाएँ निकली होती हैं, है ना। मैं इसको आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि ये है, एंड इस तरह से उंगली नुमा संरचनाएँ निकली होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर ही, है ना। ये इंटेस्टाइन है और इसके अंदर ही ऐसी उंगली नुमा संरचनाएँ निकली होती है। ये क्या करती हैं, जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गया,
प्रोटीन हो गए, ये सभी क्या होगा, अब यहाँ पर अवशोषित होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ से अवशोषित होकर यहाँ से क्या जुड़ी होती है, आपकी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, इस भोजन पदार्थ को, या अर्थात क्या, आपके पोषक तत्वों को, जो भी कार्बोहाइड्रेट वैसे प्रोटीन्स, जो भी पोषक तत्व शरीर को मिले हैं, उनको अब क्या करेगी, शरीर में सभी दूर संचारित करने का काम कर देगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब हम लोग समझ लेते हैं मानव में श्वसन तंत्र। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यही कहलाता है आपका श्वसन। ये हो गया सामान्य लैंग्वेज में। अब हम लोग इसको वैज्ञानिक लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग श्वसन। अब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, क्या इतना ही श्वसन है? तो नहीं, इसमें कई अंग जो हैं हमारे, वो भाग लेते हैं श्वसन में, और कई क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। तो आप उनको समझ लेते हैं हम लोग कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देख लेते हैं। तो कहाँ से होता है, आपकी नासिका द्वार से। नासिका द्वार जो होती है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं, अर्थात इसके द्वारा नासिका द्वार द्वारा हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, O2 लेते हैं। और जैसे ही ये O2 हम लोग ले रहे हैं, ये जाती है धीरे धीरे गले से होते हुए आपके फेफड़ों तक, और इसके बीच में यहाँ पर होते हैं आपके कुछ वलय, ये वलय पाए जाते हैं। ये वलय क्या करते हैं, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो वापस से हमारी जो गैस है ना, जो वायु है, वापस नासिका से निकले नहीं, इसके लिए यहाँ पर वलय होते हैं कुछ, जो दिखाई देते हैं हमको, ओके। अब क्या हो रहा है, O2 जैसे जैसे अंदर जा रही है यहाँ से, और फिर क्या करती है, फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। तो ये क्या है, आपके फेफड़े दोनों, ये भी और ये वाला भी आपका फेफड़ा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स। अब लंग्स में क्या होती हैं यहाँ पर, हाँ, तो ये होती है आपकी पसलियाँ होती हैं, जिनमें जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं ना। हमारी जो पसलियाँ होती हैं उससे ये ऐसे इस तरह से कवर होते हैं। जैसे ये आपके फेफड़ा है ना, ये लंग्स हैं, ये लंग्स जो हैं वो ऐसे इस तरह से पसलियों में जो होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं पसलियाँ, उसमें सुरक्षित बंद रहते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही वायु यहाँ पर प्रवेश करती है तो इनमें क्या होती है, कूपिकाएँ होती हैं। क्या कहलाते हैं इनको, कूपिकाएँ बोलते हैं। कूपिकाएँ ये कैसी होती हैं, इस तरह से दिखाई देती है, ये बड़ी सी हैं, जिसमें से ऐसी सी कूपिकाएँ हमको इस तरह से दिखाई देती हैं। ये कूपिकाओं में क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका जाल इस तरह से बिखरा हुआ होता है इनमें, ओके, इस तरह से बिखरा हुआ होता है। पूरे आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जहाँ से ब्लड आपका जा रहा है, यहाँ से इस तरह से पूरी ब्लड वेसल्स इन कूपिकाओं से जुड़ी होती है। अब ब्लड वेसल्स से जुड़े होने का कारण क्या है कि जैसे CO2 युक्त ब्लड जो होता है वो इन कूपिकाओं में आता है ना, CO2 वाला ब्लड है वो इन कूपिकाओं में आ रहा है। और जैसे ही इन कूपिकाओं में आता है, यहाँ पर उपस्थित जो O2 होती है वो हीमोग्लोबिन, ब्लड का हीमोग्लोबिन आपका O2 बाइंड कर लेता है और CO2 को रिलीज़ कर देता है यहीं पर। तो आपकी CO2 यहीं पर रिलीज़ हो जाती है, और जो ब्लड है आपका वो O2 वाला निकल जाता है, O2Hb वाला निकल जाता है ना। यहाँ पर क्या है, इस ब्लड में क्या है, आपका CO2 है, और जैसे ही इन कोशिकाओं में आ रहा है वहाँ पर O2 को अब्जॉर्ब कर रहा है ये ब्लड, एंड जब ये वापस से शरीर में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, तो ये कैसा है, O2 युक्त हो गया है। अर्थात यहाँ पर अशुद्ध रक्त है जो कि यहाँ से होते हुए किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका शुद्ध रक्त में हो रहा है ना। इसको याद रखना।
और ये जो CO2 है जो कि यहाँ पर रिलीज़ हो गई है, आप CO2 ये इसी के थ्रू क्या करेगी, अब यहाँ से बाहर निकल जाएगी, इसके थ्रू यहाँ से CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। O2 हम लोग ले रहे हैं, CO2 हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना। ओके, अब ये जो क्रिया है वो कैसे हो रही है, आपकी डायफ्राम है ना, यहाँ पर नीचे क्या होता है आपका, इस तरह से डायफ्राम होता है, इसके थ्रू होती हैं ये गतियाँ। जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है तो क्या होता है, हम लोग सांस छोड़ देते हैं, और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह से गतियाँ चलती रहती हैं। आपको ये याद रखना है कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से आपके पार्ट जो हैं वो भाग लेते हैं। नासिका द्वार ले रही है, कुछ बड़े होते हैं वो ले रहे हैं, फेफड़े होते हैं, लंग्स खास तो याद रखें कि लंग्स जो है वो श्वसन तंत्र में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इन लंग्स में क्या होती है, कुपिकाएँ होती है जो कि क्या करती है, अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करती है, और CO2 वाला रक्त O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ें याद रखना, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई बहुत ज़्यादा डिप में आपको जाना नहीं है, इसके छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख करके करना है। इसमें डायफ्राम भी होता है। ओके, बस इतना याद रखना है आपको इसमें, और कुछ याद नहीं रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जो मानव में उत्सर्जन तंत्र है उसको देख लेते हैं। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, तो वो जो है उसमें भी कई अंग पाए जाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, है ना। उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाला जो इम्पोर्टेंट अंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग किडनी, हिंदी में बोलते हैं हम लोग वृक्क। इस किडनी से क्या होगा, जो भोज्य पदार्थ हमारे अवशोषित हो चुके हैं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में हमारे अपशिष्ट पदार्थ भी होंगे, है ना। ऐसे तो है नहीं कि पूरा भोजन हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा से युक्त होगा, नहीं, इसमें कुछ न कुछ मात्रा में कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारा उत्सर्जन तंत्र काम करता है। इतना आगे समझ में, तो क्या हो रहा है, भोजन का पाचन हो चुका है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना है हमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको होती है किडनी, वृक्क, ये क्या करते हैं, हमारे जो यूरिया होते हैं एंड जो यूरिक एसिड होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, उसको कौन निकाल रहा है, आपका लंग्स निकालते हैं बाहर, और यूरिक एसिड को कौन निकालेगा, आपका किडनी निकालेगी। यहाँ पर ये किडनी हो गई, है ना। और ये कितनी होती है, 2 होती है, जो कि आपके पीछे की तरफ होती है ना, पृष्ठभाग पर होती है। ये किडनीज क्या होती हैं, आपके जो मूत्र होते हैं, यूरिन इसको इकट्ठा करती हैं और इसको आपके मूत्राशय में एकत्रित करती जाती हैं, और ये मूत्राशय जो है आपका वो यहाँ से मूत्र को बाहर निकाल देती हैं। अब इन वृक्क में जो है, किडनी में है, बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि इस तरह से दिखाई देती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वृक्काणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ये कई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि वृक्क में पाई जाएगी आपकी, और जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपके जो ब्लड होता है यहाँ से ब्लड जाएगा, है ना। ये आपका ब्लड गया जो कि अशुद्ध होता है, ये ब्लड जो है जब इस तरह से जाता है, एंड ये जो है आपकी संग्राहिका होती है, यहाँ पर जो इसमें उपस्थित आपके जो हार्मफुल जो भी चीज़ें, जैसे यूरिक एसिड और यूरिया, इसको छानेगी, है ना। यहाँ पर होती है यूरिया और यूरिक एसिड, तो ये जल का फिर क्या होगा, अवशोषण यहाँ पर होगा, तो यहाँ से आपकी यूरिक एसिड और यूरिया बाहर निकल जाएंगी, तो यहाँ पर अवशोषित होकर के यहाँ से होते हुए ये जाएंगी संग्राहिका में, और आपका जो वाटर है जो कि हार्मफुल है तो यहाँ पर जाकर के एकत्रित हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो ये अशुद्ध जो जल होगा, शुद्ध वाटर जो होता है आपका, उसको ये अवशोषित करेंगी बार बार, और ऐसे बार बार अवशोषित करके यहाँ तक इस जाएगी
बार बार अवशोषित होता जाएगा यहाँ पर, और पूर्ण रूप से अवशोषित होकर के, और जो हार्मफुल आपके जो वाटर बचता है, जिसमें अब क्या बचा है, सिर्फ कोई भी पोषक तत्व नहीं बचा है, सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड बचा है, उसको फिर बॉडी बाहर निकाल देगी। इस तरह से आपका उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। तो अब हम देख लेते हैं जंतु में उपस्थित जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है एक तंत्रिका कोशिका का। जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरा बॉडी में, वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोई भी सूचना होती है, जैसे हमने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाया, तो ये सूचना जो है हमारे माइंड तक पहुंचाने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती है। ये क्या करती हैं, आसपास ऐसे करके ये कोशिकाएं इस तरह से जुड़ी होती हैं आपस में। जैसे ये हाथ है आपका, हाथ से आपसे कोई भी गर्म वस्तु छू ली, तो जैसे ही आप ये वस्तु छुएंगे तो करंट के थ्रू, करंट जैसा है ना, जैसे आवेश होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स आवेश होता है ना, जैसे क्या होता है कि वायर्स के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स संचरित होते हैं और दूसरी जगह तक आवेश ले जाते हैं, करंट को पास करते हैं। वैसे ही इनमें कुछ आवेश जैसा होता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, सूचना को आपके माइंड तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सूचना को माइंड तक ले जाते हैं, किसके थ्रू, करंट के जैसे, आवेश के जैसे। और ये माइंड फिर क्या है, इनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि वहाँ से हाथ हटाया जाए, तत्काल आपको इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे आपने गर्म वस्तु पर हाथ रखी और फिर माइंड इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं ये गर्म है, तो फटाक से हम लोग हाथ हटा लेते हैं। तो ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र का काम। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कैसे काम कर रहा है, ये देखते हैं हम लोग। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें सबसे बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा इसमें, जो कि गोल होता है, और इसके आसपास आपको पूरी बॉडी दिखाई देती है जिसको बोलते हैं हम लोग कोशिका का सेल बॉडी जो होती है वो होती है। ये यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ध्रुमिकाएँ दिखाई देती है जिसको बोलते हैं हम लोग डेंड्रोन्स ध्रुमिका। ये क्या करती हैं, यहाँ से आपका जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना होती है, इसको संग्रहित करने का काम करती है, इसको संग्रहित करती है सूचना को। और जैसे ही सूचना यहाँ पर संग्रहित हो जाती है, ये यहाँ से जाती हुई आपकी एक्सोन से होते हुए, है ना, ये क्या कहलाता है आपका तंत्रिकाक्ष, एक्सोन। एक्सोन से होते हुए और बीच बीच में आपको क्या दिखाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक बार सूचना आई, इस तरह से हमको आपने कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि पहले यहाँ सूचना आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ऐसे सूचना जाते हुए एंड तक आपकी पहुंच जाएगी। ये आपका हो गया एंड हो गया। तो ये अंतिम सिरा जो होता है यहाँ तक पहुंचाती है, जो पेशी को फिर क्या देगी, आपकी मसल्स को इंस्ट्रक्शंस दे देगी कि यहाँ से हाथ हटाया जाए। तो ये सूचना जो यहाँ से आपके कहाँ से, डेंड्रोन्स में आपकी जो है संग्रहित होती है, संग्रहण हो रहा है सूचना का, और ये एक्सोन से होते हुए और आपके जो रिक्त स्थान है ये वाले सिनेप्सिस जिसको कहते हैं, यहाँ से होते हुए आपके पेशी के एंड सिरे तक पहुँच जाती है, और यहाँ पर आपका जो सूचना देनी होती है वो पहुँच जाती है, और वैसे ही आपका एंड सिरे पर पहुँचकर एक्शन ले लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। ओके, तो क्रिया हुई, क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जैसे क्रिया हो रही है वैसे ही हम लोग प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो ये हो गया पूरी तंत्रिका जो तंत्र होता है उसकी स्ट्रक्चर, और कैसे काम करता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।